सिम्मी से मिलने के बाद अनिकेत सीधा रुद्र के पास जाने के लिए निकल जाता है। रुद्र अपने केबिन में बैठा फाइल चेक कर रहा होता है कि तभी अनिकेत वहां पहुंच जाता है। रुद्र दरवाजे की तरफ बिना देखे ही कहता है, क्या खबर लाए अनिकेत? कुछ पता चला? किसने मेरे जूस में नशे की दवा मिलाई? और वह लड़की कौन थी? क्या नाम बताया था तुमने उसका? हाँ, जिया। अनिकेत कुछ बोलने लगता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। यह उसी का फ़ोन था जिसे अनिकेत ने जिया का पता लगाने के लिए बोला था। अनिकेत फ़ोन उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, सर, हमें उस लड़की के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। बस इतना पता चला है कि उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया और अब अपनी बहन के साथ पता नहीं कहाँ रह रही है। उस दिन मैं होटल में भी पैसों के लिए आई थी और कुछ तो पता नहीं चला, पर इतना ज़रूर है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी। अब तो अनिकेत को पूरा विश्वास हो जाता है कि सिमी जो कह रही थी वह सच है। ठीक है कहकर अनिकेत फ़ोन काट देता है। रुद्र, बताओ अनिकेत, क्या पता चला तुम्हें? अनिकेत, ज़्यादा खास तो पता नहीं चला रुद्र, पर वो जो वेटर तुम्हारे जूस ला रहा था, उससे एक आदमी टकराया और उसी ने नशे की दवा उसमें मिलाई। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता किसी को। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई थी, पर उसमें भी कुछ खास पता नहीं चल रहा। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन इतना ज़रूर कन्फर्म हो गया कि उसी ने तुम्हारे जूस में वह दवा मिलाई थी और वह लड़की सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पास आई थी ताकि तुम्हें फंसा सके और पैसा ऐंठ सके। उसके माँ बाप नहीं है और उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया। अभी अभी मेरी खबरी ने बताया। अब जब उसके पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो फिर तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी ही। ऐसी लड़कियां किसी की सगी नहीं होती रुद्र। ये पैसों के लिए अपने आप को बेचने को भी तैयार हो जाती हैं। तुम भूल जाओ उसे रुद्र। रुद्र, पता नहीं अनिकेत, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हारी बातों पर विश्वास करने का। उस लड़की की आंखों में बेचैनी और मजबूरी देखी है मैंने, जैसे वह भी इस दुनिया की मारी हो। अनिकेत गुस्से से, रुद्र, रुद्र तुम्हें हो क्या गया है? मैंने पूरी तहकीकात कर ली है। वह सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए आई थी। हो सकता है वो उस आदमी से मिली हो और मीडिया भी उसी ने बुलाई हो। उसकी दोस्त ने भी मुझे यही बताया कि वो लड़की ठीक नहीं है। रुद्र, नहीं अनिकेत, तुमने देखा नहीं, जब मीडिया आई थी तब वह लड़की कितना घबराई हुई थी। मुझे सिर्फ लग रहा है, जरूरी नहीं कि ये सच हो। अनिकेत, इनफ रुद्र, मैं तुम्हें किसी और मुसीबत में फंसता हुआ नहीं देखना चाहता और उस लड़की का कहीं कोई पता नहीं है। ऐसी लड़कियां कहाँ एक जगह टिकती हैं। जहाँ कोई बड़ी मुर्गी दिखी वहीं अपना जाल बिछा देती हैं। रुद्र कुछ नहीं बोलता। उसका मन इस बात पर विश्वास करने के लिए कतई राजी नहीं था, लेकिन फिर वह अपने दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल कर अपने काम में लग जाता है। अनिकेत उसे देखकर अपने मन में सोचता है, रुद्र, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देखना चाहता। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है और हमें हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद भी पूरा करना है। तुम्हारे पापा की और मेरे पापा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन है हमारे परिवार का दुश्मन? ये पता लगाना ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आए जो तुमसे बहुत प्यार करे। फिर वह अपने केबिन में चला गया। कुछ घंटों बाद जिया और रिया दोनों उज्जैन पहुँच जाते हैं। जिया के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उससे वह रहने का इंतजाम करती है और कुछ खाने के लिए लेकर जाती है। अगले दिन वह सुबह उठकर महाकाल के दर्शन करने जाती है और वहां जाकर प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आज मुझे नौकरी मिल जाए जिससे मेरी बहन का इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मेरी मदद कीजिए। उसके बाद वह मंदिर से बाहर आकर घर की तरफ पैदल ही निकल जाती है। तभी वह देखती है कि रास्ते में बहुत भीड़ जमा है। वह दौड़कर उस तरफ जाती है तो देखती है कि एक बुजुर्ग जमीन पर बेहोश पड़े हैं और लोग उनके चारों ओर जमा हुए तमाशा देख रहे हैं। कोई भी उनकी मदद नहीं करता। वह देखती है आजकल के लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं। एक बुजुर्ग बेहोश पड़े हैं और लोग उनकी मदद करने के बजाय तमाशा देख रहे हैं। जिया फौरन उनके पास जाती है और कहती है, अंकल, अंकल होश में आइए, आपको क्या हुआ है? फिर सबसे कहती है, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये मर जाएंगे। तभी कुछ लोग आगे आते हैं
और जिया की मदद करते हैं। हॉस्पिटल में जिया बेचैनी से बाहर चक्कर काटती है और बार बार आईसीयू में झांक कर देखती है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं और कहते हैं, मैम आप सही वक्त पर इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई, नहीं तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। जिया, पर डॉक्टर साहब इनको हुआ क्या है? डॉक्टर, शुगर लो हो गई थी पर अब सब ठीक है। अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, तब आप इनसे मिल सकती हैं। जिया डॉक्टर के जाने के बाद वहीं बेंच पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उनको होश आता है और वह उनसे मिलने जाती है। जैसे ही वह उनके कमरे में प्रवेश करती है, वह बुजुर्ग जिया को देखकर किसी सोच में पड़ जाते हैं। जिया, कैसे हैं अंकल आप? वह अपनी सोच से बाहर आते हैं और जिया से कहते हैं, डॉक्टर ने बताया आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद करी। जिया, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है अंकल, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आप मुझे अपने घर के किसी सदस्य का नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। वह बुजुर्ग मना कर देते हैं। फिर वह कहते हैं, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? जिया, मेरा नाम जिया है, मैं पास में ही रहती हूँ। वे बुजुर्ग, मेरा नाम यशराज सिंह आर्य है, तुम मुझे दादाजी बुला सकती हो। वैसे तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज तुमने मेरी जान बचाई है बेटा। जिया, अरे वाह दादाजी, बेटा भी कहते हैं और मेरा एहसान की बात भी करते हैं। ये तो गलत बात है। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो ये तो मेरा फर्ज था, ना कि एहसान। यशराज जी, तुम बहुत प्यारी हो बेटा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे कह सकती हो। जिया, नहीं दादाजी, और अगर मुझे ऐसी भी ज़रूरत हुई और मैं आपसे कहती हूँ तो ये मेरा स्वार्थ हो जाएगा। लोग कहेंगे आपकी जान बचाकर मैंने आपसे मदद ले ली। आप अपना ख्याल रखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यशराज जी, खुश रहो, अपना ख्याल रखना। फिर वह वहाँ से निकलकर डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है कि उन्हें कब तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर, आज आज इन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कल हम इन्हें डिस्चार्ज दे देंगे। जिया के निकलने के बाद यशराज जी अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करते हैं और कुछ कहते हैं। फिर फ़ोन काट कर अपनी आंखें बंद करके किसी सोच में गुम हो जाते हैं। जिया अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि रिया बेहोश ज़मीन पर पड़ी है। जिया घबरा जाती है और ज़ोर से चिल्लाकर, रिया रिया, क्या हुआ तुम्हें? और रोने लगती है। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ डॉक्टर चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि इनकी मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास लेकर आइए। जिया डॉक्टर को सारी बात बता देती है और उसकी पुरानी रिपोर्ट्स उनको दे देती है। डॉक्टर सारी रिपोर्ट देखकर कहते हैं, हमें आपकी बहन का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। अब हम ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। जिया घबरा जाती है और रोने लगती है। इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? फिर वह डॉक्टर से कहती है, आप रिया के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूँगी। डॉक्टर, पहले पैसे जमा करा दीजिए, उसी के बाद हम इनका ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। आई एम सॉरी। जिया परेशान होकर बाहर आ जाती है और अपने ख्यालों में गुम बाहर की तरफ चली जा रही थी। तभी असराज जी जो वॉक करने निकले थे, कॉरिडोर में जिया से टकरा जाते हैं। जिया का ध्यान नहीं होता है तो वह एकदम से कहती है, सॉरी सॉरी, और जैसे ही सर उठाकर देखती है तो यशराज जी का चेहरा दिखता है। यशराज जी पूछते हैं, बेटा अभी तो तुम यहाँ से गई थी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? जिया कुछ नहीं कहती। फिर उन्हीं से पूछती है, आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं दादाजी? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा था ना? यशराज जी, अरे बेटा मुझे वहाँ घुटन हो रही थी, इसलिए डॉक्टर से पूछकर मैं थोड़ा वॉक कर रहा था। नर्स मेरे साथ ही थी, वह पानी लेने गई है। जिया, ओह अच्छा। यशराज जी, क्या हुआ बेटा? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम मुझे बता सकती हो? और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं। जिया उनका अपनापन देखकर रोने लगती है और कहती है, मुझे इस वक्त नौकरी की बहुत ज़रूरत है, पर इस अनजान शहर में मुझे नौकरी कौन देगा? मेरी बहन इस अस्पताल में भर्ती है, उसके दिल का ऑपरेशन होना है।
और डॉक्टर जब तक पैसे जमा नहीं करते तब तक उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और कहकर जोर जोर से रोने लगती है। यशराज जी सोच में पड़ जाते हैं। फिर जिया से कहते हैं, बेटा तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। जिया हैरानी से, नहीं नहीं दादाजी, मैं आपसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं ले सकती। यशराज जी, तुम दादाजी कह रही हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। और तुम ऐसे पैसे नहीं ले सकती तो बदले में तुम मेरी मदद कर देना। अब ठीक है। जिया को सोचकर, ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा? यशराज जी, तुम्हें मेरे पोते से शादी करनी होगी। जिया हैरान रह जाती है और कहती है, जी आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं उसे नहीं जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यशराज जी, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ और तुम भी ये सोच रही होगी कि मेरी जान बचाकर तुमने कौन सी मुसीबत मोल ले ली। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहोगी। उसे भी एक सहारे की ज़रूरत है। और तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत है। तुम बहुत मासूम हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। जिया, पर आप मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते, ना आप मेरे बारे में जानते हैं। यशराज जी, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं तुम्हें जान गया और इन बूढ़ी आंखों में अभी इतनी ताकत बाकी है कि वह इंसान को पहचानने की क्षमता रखती हैं। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो, क्योंकि अब से ये तुम्हारे ही हैं। जिया, पर मैं कैसे आपसे ये सब कर सकती हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे सोचने का वक्त दीजिए। यशराज जी, जितना वक्त लेना है ले लो, पर अगर जल्दी सोच सको तो सोचना, क्योंकि तुम्हारी बहन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिया को सोचकर, आपके परिवार में कौन कौन है? यशराज जी, मेरे परिवार में मेरे दो पोते हैं और एक बेटा। बेटा कई सालों से बिस्तर पर है और मेरे दोनों पोते, जिनके खेलने खाने की उम्र थी, उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। इसलिए वह इंदौर में हमारा खानदानी बिजनेस संभाल रहे हैं और ये बूढ़ी हड्डियां यहाँ का बिजनेस देख रही हैं। और कुछ जानना है बेटा तुम्हें? जिया कुछ नहीं कहती। यशराज जी, सोचकर जवाब देना बेटा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। और ऐसा कहकर वे चले जाते हैं। जिया वहीं बैठी सोचने लगती है। उसकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आ रहे हैं। एक तरफ मेरी बहन है जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। उसके लिए उसे जल्द से जल्द पैसे चाहिए। और दूसरी तरफ दादाजी की शर्त। वह सर पकड़ लेती है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महादेव, कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? कि तभी डॉक्टर भागते हुए उसकी बहन जिया के रूम में जाते हैं। जिया उनको ऐसे परेशान देखकर एक नर्स से पूछती है कि क्या हुआ। नर्स, आपकी बहन का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। लगता है अब हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिया वहीं खड़े रहकर एकटक सभी डॉक्टर को उधर जाते हुए देखती रहती है। फिर मन ही मन कुछ फैसला लेती है और यशराज के कमरे में जाती है। यशराज जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था जिया। आओ बैठो। जिया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है दादाजी। तभी यशराज जी के मैनेजर आ जाते हैं। चलिए सर, आपकी गाड़ी तैयार है। जिया हैरानी से मैनेजर की तरफ देखती है और फिर यशराज से पूछती है, आपको तो कल छुट्टी मिलने वाली थी ना, फिर आज? यशराज जी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। बाकी का ट्रीटमेंट घर से हो जाएगा। अब तुम भी मेरे साथ चलो। जिया, पर मेरी बहन की तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। यशराज जी, तुम उसकी चिंता मत करो। और फिर मैनेजर की तरफ मुड़कर उनसे कुछ कहते हैं और मैनेजर सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। यशराज जी उज्जैन के जाने माने बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने आम जन के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल, गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल और अनाथालय खोल रखे थे। यशराज जी का नाम इंदौर में भी काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। जिया को देखते ही वह उन्हें पसंद आ गई और उसकी मासूमियत देखकर उन्हें लगा कि अगर उनके पोते को कोई संभाल सकता है तो सिर्फ यही लड़की। उन्होंने अपने आदमियों से जिया की पूरी डिटेल निकलवा ली
और तब जाकर इन्होंने फैसला लिया और जिया के सामने ये प्रस्ताव रखा। उन्हें पता था कि जिया को इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने जिया की बहन की जिम्मेदारी स्वयं ले ली ताकि जिया उनकी बात मान सके। यशराज जी मैनेजर और जिया के साथ घर पहुंचते हैं। उन्होंने अपने मैनेजर को पहले ही कह दिया था कि जिया की बहन को उनके अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए और अस्पताल में फ़ोन करके यह भी कह दिया जाए कि चाहे कितना भी खर्चा लगे और कहीं से भी डॉक्टर बुलाना पड़े, रिया ठीक हो जानी चाहिए। यशराज जी जब घर पहुंचते हैं तो सारे नौकर उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। यशराज जी एक नौकर से कहते हैं, जाओ मैडम को उनका कमरा दिखा दो। फिर जिया की तरफ मुड़कर कहते हैं, जाओ बेटा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिया सिर झुकाकर उस नौकर के पीछे चली जाती है। नौकर, सर आपने जिया मैडम की जो डिटेल निकलवाने के लिए कही थी वह आ गई है। यशराज जी मुझे पहले ही अमर ने फ़ोन करके सब बता दिया है और उसी के बाद मैंने यह फैसला किया है कि जिया की शादी मैं अपने पोते से करवाऊंगा। जल्दी से तुम उसे फ़ोन लगाओ। मैनेजर अपना फ़ोन निकाल कर यशराज जी के पोते को फ़ोन लगाता है। उधर से कोई फ़ोन उठाता है। मैनेजर फ़ोन यशराज जी को देकर कहते हैं, सर बात कीजिए। यशराज जी, हेलो रुद्र, कैसे हो बेटा? रुद्र, चरण स्पर्श दादाजी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसे हैं? यशराज जी, खुश रहिए बेटा, बस चल रही है ज़िंदगी, अब इन बूढ़ी हड्डियों में और दम नहीं है। रुद्र, कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? अभी तो आपको 40-50 साल और जीना है। अभी आपकी उम्र ही क्या है? यशराज जी, बड़ा हो गया पर बदमाशी नहीं गई। अच्छा ये बताओ मेरा बेटा कैसा है? ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र, वैसे ही हैं दादाजी, कितने दिन हो गए ऐसे ही बिस्तर पर सोते रहते हैं। मैं तो कब से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब वे अपनी आंखें खोलकर अपने मुंह से मेरा नाम लेंगे और मैं दौड़ा दौड़ा उनके गले लग जाऊंगा। और ये कहकर रुद्र की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यशराज जी, बस बेटा ये बूढ़ी आंखें उसी दिन का इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा उठे और अपने पिता के गले लग जाए। तभी अनिकेत आकर रुद्र का फ़ोन छीन लेता है और कहता है, चरण स्पर्श दादाजी, कैसे हैं आप? यशराज जी, अरे अनिकेत बेटा खुश रहो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम दोनों वहाँ अपना ठीक से ध्यान रखते तो हो ना? काम में इतना मत खो जाना कि अपना ध्यान रखना ही भूल जाओ। अनिकेत, अरे नहीं नहीं दादाजी, हम अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और पापा का भी, और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए। आप कब आ रहे हैं इंदौर? आप कब तक वहाँ अकेले रहेंगे? हमें भी आपकी ज़रूरत है। आप आ जाइए ना। यशराज जी, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं तुम्हारे पास इंदौर आ जाऊं, लेकिन मुझसे मेरे बेटे की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, इसलिए मैं इतना दूर हूँ। वैसे मैंने तुम्हें खास बात बताने के लिए फ़ोन किया है। तुम और रुद्र फौरन यहाँ आ जाओ, एक बहुत ज़रूरी काम है। रुद्र ने फ़ोन लाउड स्पीकर पर किया हुआ था, इसलिए वह भी उनकी बातें सुन रहा था। रुद्र बीच में बोलता है, क्या हुआ दादाजी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक तो है ना? आप हमें ऐसे बुला रहे हैं? यशराज जी, बेटा तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, आज ही अस्पताल से आया हूँ। रुद्र हैरानी के साथ, क्या क्या हुआ आपको? यशराज जी, कुछ नहीं, बस हल्का सा बीपी बढ़ गया था। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। रुद्र और अनिकेत एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, हम आपके पास आज ही आ रहे हैं, और ऐसा कहकर फ़ोन काट देते हैं। रुद्र, अनिकेत जल्दी से उज्जैन की टिकट बुक कराओ, हमें आज के आज ही दादाजी के पास जाना है। अनिकेत टिकट बुक कराने ही वाला होता है कि रुद्र का मैनेजर दरवाज़ा खटखटाकर कहता है, मैं आई कमिंग सर? रुद्र, यस कमिंग शर्मा जी, कहिए। सर, वह जो हमारी सिंगापुर वाले क्लाइंट थे, उनके साथ हम कई दिनों से मीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कल शाम की मीटिंग फिक्स कर दी है हमारे साथ। हमें आज शाम में ही सिंगापुर निकलना होगा। रुद्र और अनिकेत इसके लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे। दोनों असमंजस में फंस जाते हैं कि क्या किया जाए। दोनों का ही उज्जैन भी जाना जरूरी था और सिंगापुर भी। तभी रुद्र कहता है, आप सिंगापुर वाली मीटिंग कैंसिल कर दीजिए,
हमें आज उज्जैन जाना है। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैनेजर, पर सर, इस दिन के लिए हमने काफ़ी इंतज़ार किया है। अगर आज ये मीटिंग नहीं हुई तो हमें काफ़ी नुकसान होगा। रुद्र और अनिकेत सोच में डूब जाते हैं। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, कोई बात नहीं, दादाजी से ज़्यादा हमारे लिए कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आज के आज ही उज्जैन निकल रहे हैं। शर्मा जी, आप यहाँ का काम संभाल लीजिएगा। और ऐसा कहकर अनिकेत टिकट बुक कराने वहाँ से चला जाता है। शाम तक दोनों फ्लाइट से उज्जैन के लिए निकल जाते हैं। उधर यशराज जी की वजह से जिया की बहन का ऑपरेशन उसी दिन रात को होना था। जिया भी फटाफट अपने काम ख़त्म करके हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वह इंतज़ार करने लगती है। लगभग 8-9 घंटे बाद ऑपरेशन ख़त्म होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं और जिया से कहते हैं, मिस जिया, आपकी बहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थोड़ी देर बाद हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। जिया ये सुनकर रोने लगती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने मेरी बहन की ज़िंदगी बचा ली। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर, एहसान मेरा नहीं, यशराज जी का मानिए। उनकी वजह से ही आज के आज ही ऑपरेशन हो पाया है। अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिया हाथ जोड़कर वहीं खड़े होकर रोने लगती है। रात तक रुद्र और अनिकेत भी घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं। नौकर घर का दरवाज़ा खोलता है और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर ही दोनों ज़ोर से चिल्लाते हैं, दादाजी, दादाजी, कहाँ हैं आप? देखिए, हम आ गए। यशराज जी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और दोनों को देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। दोनों दौड़कर उनके चरण छूते हैं और गले से लग जाते हैं। यशराज जी उन दोनों को गले लगाए, मेरा बच्चा, कैसे हो? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? और उन्हें प्यार करने लगते हैं। दादाजी, वह सब छोड़िए, आप बताइए, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दादाजी, मैं ठीक हूँ, चलो बैठकर बातें करते हैं। तभी एक नौकर चाय नाश्ता लेकर आ जाता है और कहता है, रुद्र भैया, दादाजी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें बीपी हाई नहीं हुआ था, उन्हें छोटा वाला अटैक आया था। रुद्र और अनिकेत पानी पी रहे होते हैं कि यह सुनकर उनका पानी मुंह से निकल जाता है और गिलास रखकर वे फौरन दादाजी के पैरों में बैठ जाते हैं और एक साथ कहते हैं, दादाजी, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अगर आपको भी कुछ हो जाएगा तो हम किसके सहारे जिएंगे? पापा जी इतने सालों से कोमा में हैं। अगर आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम तो अनाथ ही हो जाएंगे। और ऐसा कहकर रोने लगते हैं। यशराज जी, रो मत बच्चों, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह रामू तो कुछ भी कहता रहता है। चलो, तुम दोनों सफ़र से थक गए होगे, अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद हम सब साथ में डिनर करेंगे। दोनों उठकर कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। आज रुद्र और निकेत और यशराज जी काफ़ी दिनों बाद एक साथ खाना खाते हैं। यशराज जी दोनों को अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। वहीं रुद्र और अनिकेत भी किसी छोटे बच्चे की तरह उनके हाथों से बड़े चाव से खाना खा रहे होते हैं और लड़ाई कर रहे होते हैं। रुद्र, दादाजी मुझे खिलाएंगे। अनिकेत, नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, पहले दादाजी मुझे खिलाएंगे। दादाजी, आप इसकी मत सुनिए, ये हमेशा ऐसे ही चिढ़ता रहता है। आप पहले मुझे खिलाएंगे ना? दादाजी उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा बाबा, लड़ो मत, मैं तुम दोनों को एक साथ खिला देता हूँ। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए वे अपना डिनर ख़त्म करके अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। अस्पताल में रिया को होश आ जाता है और जिया उससे मिलने के लिए चली जाती है। रिया को अभी दवाइयों के कारण कम ही होश होता है। जिया, रिया मेरी बहन कैसी है अब? रिया हाथ के इशारे से बताती है कि वह ठीक है। फिर उसे नींद आ जाती है। जिया डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं, अभी इन पर दवाइयों का असर रहेगा, इसलिए नींद आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ हैं उनकी देखभाल के लिए। आप घर जाकर आराम कीजिए। जिया वहाँ से घर के लिए निकल जाती है और अपने कमरे में सो जाती है। सुबह जिया जल्दी से उठकर तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल जाती है और नौकर को बता जाती है। लगभग 9 बजे तक रुद्र और अनिकेत भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं और दादाजी के पास बैठ जाते हैं। यशराज जी उस वक्त अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। दोनों यशराज जी के पास आते हैं और उनके पैर छूकर कहते हैं,
अब कैसी तबीयत है दादाजी आपकी? यशराज जी, तुम दोनों को देख लिया ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यशराज जी फिर कहते हैं, मैंने तुम दोनों को एक काम के लिए यहाँ बुलाया है। रुद्र निकेत एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रुद्र, हाँ दादाजी कहिए। यशराज जी, बेटा कितने सालों से हमारा परिवार अधूरा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। अचानक शादी की बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। रुद्र, दादाजी अभी मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। यशराज जी, पर मैंने फैसला कर लिया है और लड़की भी पसंद कर ली है। तुम्हें मेरी पसंद से शादी करनी होगी। रुद्र, मुझे नहीं करनी शादी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यशराज जी गुस्से से, मैं सब समझता हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने भी तुम्हारे कारनामे देखे हैं न्यूज़ में। फिर अनिकेत की तरफ मुड़कर, तुम क्या समझते हो, अगर सारे न्यूज़ डिलीट कर दोगे तो क्या मेरे तक कोई खबर नहीं पहुँचेगी? मैं तुम्हारी एक एक पल की खबर जानता हूँ। अनिकेत और रुद्र अपनी गर्दन नीचे लटका लेते हैं। अनिकेत कहता है, पर दादाजी उसमें रुद्र की कोई गलती नहीं थी। किसी ने रुद्र को फंसाने की कोशिश की थी और वह लड़की भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। मैंने पता कर लिया है। यशराज जी, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मैंने फैसला कर लिया है, मतलब कर लिया है। और ऐसा कहकर वह चले जाते हैं। रुद्र अनिकेत की तरफ देखकर, कहाँ फंस गया यार मैं। प्लीज़ यार, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, कुछ करो। अनिकेत, मैं क्या कर सकता हूँ? दादाजी के आगे किसी की हिम्मत है बोलने की? मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अब जो हो गया उसे भुगतो। रुद्र, पता नहीं दादाजी ने किस लड़की को मेरे लिए पसंद कर लिया। ना मैं उसे जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना मैंने उसे कभी देखा। ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी के लिए हाँ कर दूँ? अनिकेत, मेरे पास एक आइडिया है। तुम उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी गलत बताकर भगा दो, जैसे कोई भी गलत आदत, कि तुम नशा करते हो, लड़कीबाज हो। रुद्र गुस्से से अनिकेत की तरफ देखता है और कहता है, सही है, ताकि दादाजी मुझे मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर दें। अच्छा इंतजाम कर रहे हो मेरी मौत का। अनिकेत, ठीक है। रुद्र वहाँ से चला जाता है और अनिकेत हंसने लगता है। इधर उधर रुद्र अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि कैसे इस शादी से बचे, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझता है और वह अनिकेत से मिलने उसके कमरे में चला जाता है। रुद्र, सुनो अनिकेत, इस शादी से बचने का मैंने एक उपाय सोचा है, पर इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अनिकेत, हाँ बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? पर देखो, दादाजी से पिटवाने वाले काम तो करना मत। मैं इसमें तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। रुद्र, नहीं, मैंने इसका कोई और उपाय सोचा है, जिससे दादाजी को बुरा भी ना लगे और मैं इस झंझट से मुक्त भी हो जाऊं। अनिकेत, क्या? रुद्र, क्यों ना मैं उस लड़की से मिलकर उसे मना लूं कि वह शादी के लिए ना बोल दे। तब तो दादाजी कुछ नहीं कर पाएंगे। अनिकेत, और अगर ऐसा ना हुआ तो? वह लड़की नहीं मानी तो क्या करोगे? दादाजी ने फैसला उस लड़की और उसके घर वालों से पूछ कर ही किया होगा। वह तुम पर अपना हक जता सकते हैं, पर उस लड़की पर तो नहीं जता सकते ना। उससे तो उन्होंने पूछ कर ही लिया होगा। रुद्र, कह तो तुम ठीक रहे हो, पर इसके अलावा भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। अनिकेत आराम से कुर्सी पर बैठता हुआ कहता है, फरमाइए, अब क्या नया उपाय सूझा है आपको? रुद्र, देखो, अगर वह लड़की नहीं मानती है तो हम इस शादी को एक टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। अनिकेत, मैं कुछ समझा नहीं। रुद्र, अरे यार, सीधी सी बात है, मुझे यह शादी करनी नहीं है और मैं ऐसे ही किसी के साथ इस बंधन में बंधना नहीं चाहता हूँ और दादाजी की बात भी नहीं टालना चाहता। तो सीधी सी बात है, इस शादी को हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बना देते हैं। दादाजी की नज़रों में असली शादी ही होगी, लेकिन उस लड़की से हम बात करके इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करेंगे। अनिकेत, अच्छा, और वह कैसे? और दादाजी से बात छुप सकती है? रुद्र, पर उन्हें बताएगा कौन? ना मैं बताऊंगा, ना तुम बताओगे, और उस लड़की को तो मना ही लेंगे। वैसे भी आजकल पैसों में सब बिकता है। अनिकेत रुद्र की बात को ध्यान से सुनता है। रुद्र, तुम अभी के अभी अपने वकील से बात करो और एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ, जिसमें ये लिखा हो
कि मेरी शादी सिर्फ 1 साल के लिए मान्य है। और आगे बोलने वाला होता है कि तभी यशराज जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रुद्र, अनिकेत, मेरे पास आओ। कुछ ही देर में दोनों दादाजी के सामने बैठे होते हैं। जी दादाजी, आपने बुलाया? यशराज जी, हाँ, क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? दादाजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत है। मैं इस वक्त शादी नहीं कर सकता। यशराज जी, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है। मैंने पूछा है शादी के लिए तैयार हो या फिर मैं ज़बरदस्ती करूं? रुद्र, पर दादाजी, लड़की कौन है? मुझे वह तो बताइए। वह भी तुम्हें पता चल जाएगा। लंच तक रुको, तब तक वह लड़की आ जाएगी। दोपहर के वक्त रुद्र व अनिकेत उस लड़की को देखने के लिए बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उधर जिया अपनी बहन से मिलकर घर के लिए निकल चुकी थी। रुद्र, दादाजी, कब तक आएगी? कहाँ है वह लड़की? यशराज जी, बस आती होगी। मेरी उससे अभी बात हुई है। 10 मिनट में वह घर पहुंचने वाली है कि तभी रुद्र का फ़ोन आ जाता है और वह उठकर अंदर कमरे में चला जाता है कि तभी जिया आती है। रामू, अरे जिया बिटिया, तुम आ गई। कैसी है तुम्हारी बहन? जी रामू काका, अब ठीक है। जिया ने कहा। रामू, जाइए, बड़े मालिक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डाइनिंग हॉल में यशराज जी जिया को देखते ही, अरे बेटा, आ गई तुम। तुम्हारी बहन कैसी है? जिया, जी ठीक है। दादाजी, उसका ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया है और होश भी आ गया है। ये सब आपके ही कारण संभव हो पाया है, वरना मैं तो शायद उसे खो ही देती। जैसे ही अनिकेत के कान में उस लड़की की आवाज़ पड़ती है, वह पीछे मुड़कर देखता है। वह जिया को देखकर हैरान रह जाता है। जिया की नज़र भी जब अनिकेत पर पड़ती है तो वह भी अपनी जगह जम जाती है कि तभी रुद्र भी फ़ोन पे कुछ देखता हुआ आ रहा था और जैसे ही वह नज़र उठाकर देखता है, सामने जिया को देखकर वह भी हैरान रह जाता है। वह तीनों अपनी अपनी जगह जम गए थे। जिया और रुद्र एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनके दिमाग में उस रात की सारी यादें ताज़ा हो रही थी। यशराज जी उन तीनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर हल्का सा खांस कर कहते हैं, तो रुद्र, तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी शादी मैं किससे करना चाहता हूँ? यही वह लड़की है जिससे मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। इसका नाम है जिया। रुद्र के हाथ से फ़ोन छूट कर गिर जाता है। रुद्र, अनिकेत एक साथ चिल्लाकर, क्या? जिया भी यह सुनकर होश में आती है और कहती है, ये सब क्या है दादाजी? ये कौन है? यशराज जी, यही तो मेरा पोता है रुद्र, रुद्र आर्य, और यह मेरा बड़ा पोता अनिकेत है। रुद्र, दादाजी, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। अनिकेत, हाँ दादाजी, आप इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये लड़की पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप ऐसे कैसे बिना जाने इस लड़की के साथ रुद्र की शादी करा सकते हैं? बेचारी जिया अपने बारे में यह सब सुनकर सदमे में आ जाती है। वह जोर से चिल्लाकर कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। यशराज जी, मैंने फैसला कर लिया है, रुद्र की शादी इसी लड़की से होगी। अनिकेत, दादाजी, आप सुनिए तो सही, ये लड़की रुद्र के लिए सही नहीं है। यशराज जी गुस्से से, अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या सही है और क्या नहीं। जिया, माफ़ करिएगा दादाजी, पर मैं खुद इनसे शादी नहीं कर सकती। यशराज जी, नहीं बेटा, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे पोते से शादी करोगी। अनिकेत, जिया से, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। पहले मेरे दोस्त को फंसाया, फिर वह नहीं फंसा तो तुमने हमारे दादाजी को फंसा लिया। देख लिया रुद्र, मैं कहता था ना, यह लड़की पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसने हमारे भोले भाले दादाजी को अपने जाल में फंसा लिया और उनसे वादा भी कर लिया। अगर यह लड़की सही होती दादाजी, तो क्या बिना रुद्र को देखे यह आपसे वादा करती? जिया चिल्लाकर, जब आपको कोई बात पता नहीं हो तो बीच में मत बोला कीजिए। भगवान के लिए बंद कीजिए मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना। अगर किसी की मजबूरी नहीं समझ सकते, आप पैसे वाले हो ना। हम जैसे गरीबों का मजाक बनाना तो कोई आपसे सीखे। हमारी मजबूरी कोई नहीं समझ सकता। और ऐसा कहकर वह रोने लगती है। निकेत, वह तो दिख रहा है कि तुम कितनी मजबूर हो। सुना दी होगी कोई इमोशनल कहानी जिसे दादाजी को तुम पर दया आ गई। जिया बीच में बोलती है, बस बहुत हुआ, चुप हो जाइए।
दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पाई पाई लौटा दूंगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। और यह कहकर वह जाने लगती है। यशराज जी, जिया रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिया रुक जाती है। रुद्र, दादाजी आप इस लड़की को नहीं जानते हैं, इसी ने मुझे उस होटल में फंसाया था। जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या कहा आपने? मैंने आपको फंसाया? बल्कि उल्टा आपने मुझे फंसाया था। मैं तो वहाँ काम मांगने गई थी, पर आप जैसे पैसे वाले लोग जो लड़कियों को अपने पैरों की जूती समझते हैं और सोचते हैं कि पैसों के दम पर कुछ भी कर लेंगे, किसी की भी इज्जत से खेल लेंगे, आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा। क्या कुछ नहीं गुजरा मुझ पर? आप नहीं समझ सकते। आप क्या मुझसे शादी नहीं करेंगे? मैं खुद आपसे शादी नहीं करना चाहती। होंगे आप अपने घर में बड़े, पर मेरा स्वाभिमान आपके इस घर से भी बड़ा है। अनिकेत, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई महान नहीं हो जाता है लड़की। हम तुम्हारी करतूत देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। चुपचाप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट और चलती बनो। यशराज जी तेज आवाज में, अनिकेत, तुम होते कौन हो मेरे घर से इसे जाने के लिए कहने वाले? ये यहीं रहेगी। रुद्र और जिया की शादी कल के कल होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिया और रुद्र एक साथ चिल्लाकर, नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते। यशराज जी, तुम्हें करनी पड़ेगी। यशराज जी जिया की तरफ मुड़कर, तुम वादा नहीं तोड़ सकती जिया। जिया हाथ जोड़कर, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक एक पैसा लौटा दूंगी, मैं कहीं भी नौकरी कर लूंगी, पर मैं यह शादी नहीं करूंगी। यशराज जी, मुझे पता था ऐसा जरूर होगा, इसलिए इसका भी रास्ता है मेरे पास। आखिर इनका दादा हूँ। मुझे माफ़ करना जिया बेटा, अब मैं जो करने वाला हूँ उससे तुम्हें दुख होगा। जिया, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें वह पैसे दिए थे, तब तुमसे एक कागज़ पर साइन लिए थे? जिया, जी। यशराज जी, क्या तुमने उसे पढ़ा था? जिया नामे से रिलाती है। यशराज जी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। मुझे पता था। फिर अपने मैनेजर से कहते हैं, जरा वह कागज़ जिया को पढ़कर सुनाना। मैनेजर वह कागज़ पढ़ता है। मैं जिया अपने पूरे होशो हवास में मिस्टर यशराज सिंह आर्य से 20 लाख रुपए ले रही हूँ, और इसकी एवज में मुझे उनकी सारी शर्तें मंजूर होंगी। यदि किसी कारणवश मैं उनकी शर्तें पूरी नहीं कर पाती हूँ, तो बदले में मैं उनको 10 गुना ज़्यादा पैसे 6 महीने के अंदर अंदर दूंगी। जिया हैरानी से यशराज जी की तरफ देखती है और रोते हुए कहती है, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया दादाजी? अनिकेत, ए लड़की, हमारे दादाजी से इस तरह की बात नहीं करोगी। रुद्र, देखा तुमने, इसने दादाजी से 20 लाख रुपए लिए हैं, और इसके एवज में ये लड़की उनकी सारी शर्तें मानने को भी तैयार है। इसका मतलब है कि ये लड़की पैसों के लिए किसी के भी बिस्तर तक जाने को तैयार है। वाह, मासूम चेहरे के पीछे कितनी चालाकी छिपी है इसके। यशराज गुस्से से, अनिकेत, बहुत हो गया। अब मैं अपनी होने वाली बहू के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। अच्छे बुरे की समझ मुझे तुमसे ज़्यादा है। रुद्र, जो अब तक मूक दर्शक बना ये सब देख रहा था, एकदम से होश में आता है और कहता है, दादाजी, मैं यह शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अगर आपने मुझ पर दबाव डाला तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। यशराज जी, अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, नहीं करोगे ना तुम्हें शादी, मत करो, पर कोई भी फैसला लेने से पहले ये पढ़ लो। फिर अपने मैनेजर की तरफ मुड़कर एक फाइल लेते हैं और रुद्र की तरफ करते हैं, इसे पढ़ो। रुद्र यशराज जी से फाइल ले लेता है और पढ़ने लगता है। जैसे जैसे रुद्र वह फाइल पढ़ता है, वैसे वैसे रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी होती जाती हैं। वह एक नज़र उठाकर यशराज जी की तरफ देखता है। यशराज जी रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अनिकेत, ऐसा क्या लिखा है रुद्र इसमें जो तुम्हारा चेहरा उतर गया? रुद्र, तुम खुद देख लो। अनिकेत रुद्र से फाइल लेकर पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते अनिकेत की भी हालत वही हो जाती है जो रुद्र की थी। जिया हैरानी से कभी रुद्र को और कभी अनिकेत को देखती है। यशराज जी, अब कहो, क्या अभी तुम शादी नहीं करना चाहते? रुद्र गुस्से से जिया की तरफ देखता है और फाइल टेबल पर पटक कर वहाँ से चला जाता है। पीछे पीछे अनिकेत भी चला जाता है। जिया, दादाजी, इस फाइल में ऐसा क्या था? यशराज जी, मैंने मेरी वसीयत बनवाई है, और उस वसीयत के मुताबिक अगर रुद्र 2 दिन में तुमसे शादी नहीं करता है,
तो उसे मैं अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और मेरी सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और उसका ट्रस्टी मैंने तुम्हें बनाया है। अगर रुद्र को जायदाद चाहिए तो उसे जिया से शादी करनी होगी और 1 साल के अंदर अंदर उन्हें वारिस भी देना होगा, तब यह जायदाद रुद्र को मिलेगी। जिया हैरानी से उनकी तरफ देखती है, फिर कहती है, ये क्या किया आपने दादाजी? आपने अपने पोते के साथ, पहले मेरे साथ और अब उनके साथ ये छल क्यों किया? और ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। जिया हैरानी से इसराज जी की तरफ देखकर कहती है, ये क्या किया आपने दादाजी? आपने अपने पोते के सामने एक ऐसी शर्त रख दी, कहीं मेरे कारण वह आपसे नाराज ना हो जाए। मेरे साथ आपने जो किया वह तो मुझे समझ में आता है कि आखिर मैंने आपसे पैसे लिए थे और आपने उसके लिए शर्त रख दी। मैंने आप पर विश्वास किया पर उस पर बिना पढ़े साइन कर दिए। पर कोई बात नहीं, ऐसे भी इस जमाने में कौन किसका साथ बिना किसी स्वार्थ के देता है। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें बहने लगती हैं। यशराज जी प्यार से जिया के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। पर मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी और रुद्र की भलाई के लिए किया। मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में और तुम्हारी मजबूरियों के बारे में। मुझसे कोई बात नहीं छिपी है। मुझे पता है उस दिन तुम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें बदनामी झेलनी पड़ी और साथ साथ रुद्र को भी। मैं नहीं चाहता किसी और की गलती की सज़ा तुम दोनों को मिले। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। तुम चिंता मत करो और अपनी बहन के बारे में सोचो। अगर तुम फिर भी इस शादी से मना करोगी तो मैं इस पन्ने को अभी तुम्हारे सामने फाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन क्या आगे चलकर तुम्हारा अतीत तुम्हें चैन से जीने देगा? ठंडे दिमाग से जरा इस बात को सोचो। अगर ये इतनी छोटी बात होती तो क्या तुम्हें तुम्हारा सर छोड़ना पड़ता? नहीं ना? तो मेरी बात मानो और अपने आप को शादी के लिए तैयार करो। जिया सोच में पड़ जाती है। उधर रुद्र गुस्से से अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था और अनिकेत उसे देख रहा था। अनिकेत, रुद्र बस भी करो, ऐसे चक्कर लगाने से इस परेशानी का हल नहीं मिल जाएगा। इस पूरी जायदाद को खड़ा करने में हम सबकी मेहनत लगी है। रुद्र, अनिकेत, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए कहा था ना, अब यह शादी कॉन्ट्रैक्ट पर ही होगी। उस लड़की को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसने दादाजी पर पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जिससे दादाजी को वह बहुत भली लग रही है। होने दो उस लड़की से मेरी शादी। मैंने उस लड़की की ज़िंदगी अगर नरक नहीं बना दी तो मेरा नाम भी रुद्र सिंह आर्य नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ और उसमें लिखवाओ, यह शादी सिर्फ 1 साल के लिए होगी। 1 साल बाद हम दोनों तलाक के लिए रजामंदी देंगे। उसे मेरी पत्नी होने के सारे धर्म निभाने पड़ेंगे। मैं जैसा कहूँगा उसे सारी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे रखूँगा, जैसा कहूँगा उसे वैसे रहना पड़ेगा। शादी के बाद भले ही वो ट्रस्टी होगी, लेकिन मुझे पूछे बिना वो कोई फैसला नहीं करेगी। इस दरमियान अगर हमारा बच्चा होता है तो उसका बच्चे पर कोई हक नहीं होगा, वह सिर्फ मेरा होगा। तलाक के बाद उस बच्चे पर वह अपना कोई हक नहीं रखेगी। तलाक के बाद मेरी जायदाद पर उसका कोई हक नहीं होगा। हर महीने एक मोटी रकम उसे दे दी जाएगी। जब तक वह रुद्र सिंह आर्य की पत्नी रहेगी तब तक वह किसी और के साथ रिश्ते में नहीं रह सकती। उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले भी मैं करूँगा। तुम ये सारी शर्तें कॉन्ट्रैक्ट में डलवाओ और ध्यान रहे इस बारे में दादाजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अनिकेत, पर क्या वो लड़की तुम्हारी बात मानेगी? रुद्र, मानेगी, जरूर मानेगी। तुम पेपर रेडी करवाओ। अनिकेत हाँ में सर हिलाता है और वकील से बात करता है। वह वकील को सारी बात समझाकर फ़ोन रख देता है और फिर रुद्र की तरफ मुड़कर, मैंने वकील से बात कर ली है। आज शाम तक वह कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके घर ले आएगा। तब तक तुम उस लड़की से बात कर लो और उसे अच्छी तरह उसकी जगह दिखा दो। तभी रुद्र के दिमाग में कुछ खटकता है और वह अनिकेत को रोक कर कहता है, सुनो अनिकेत, अगर उस लड़की की कई बात सच हुई तो, अगर सच में उसकी कोई मजबूरी रही होगी तो, या उसे भी मेरी तरह फंसाया गया हो तो क्या होगा? मैं जो कर रहा हूँ वह सही तो है ना? अनिकेत, रुद्र, तू जो कर रहा है वह बिल्कुल सही है। तुझे हो क्या गया है? तू तो बहुत सख्त था, उस लड़की को देखकर पिघल क्यों रहा है? ये लड़कियां ऐसे ही होती हैं, अपनी मजबूरी दिखाकर
उसने दादाजी को भी अपनी तरफ कर लिया। इनकी कोई मजबूरी नहीं होती, यह सब इनका दिखावा है, यह सब इनकी बनाई कहानी है। तूने आज तक कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, फिर इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है? कहीं तुझे इससे प्यार? रुद्र गुस्से में, शट अप अनिकेत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये परिस्थितियां समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि गलतफहमी में हमसे कोई और गलती हो जाए। और बाकी अगर ये लड़की उन लोगों से मिली हुई होगी तो ये शादी उसके लिए खुशियाँ नहीं, दुख लेकर आएगी। उसकी ज़िंदगी में मैं इतनी तकलीफ़ लिखूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। अनिकेत रुद्र को गले लगाकर उसे दिलासा देता है और कमरे के बाहर चला जाता है। उधर जिया अपने कमरे में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, इतने से दिनों में उसके साथ क्या से क्या हो गया है। वह रोते रोते अपने माता पिता की फ़ोटो देखकर कहती है, माँ, पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्या गलती हो गई हमसे? आप लोगों के जाते ही हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ तो रिया को जन्म देते ही चली गई, पर पापा आप हमारी परवरिश के लिए सौतेली माँ लेकर आए, पर वह भी हमारा दुख नहीं समझ सकी। आपके जाते ही पापा उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। आपको पता है ना, माँ, पापा, रिया के दिल में छेद था और अब मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं तो ईमानदारी से पैसे कमाकर उसका इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मैं तो उस इंसान को जानती तक नहीं थी। मैं उसके कमरे में कैसे गई, मुझे ये भी नहीं पता। जब शहर छोड़कर यहाँ आई तो दादाजी ने ये शर्तें रख दी, पर मैं क्या करती माँ, मैं गलत नहीं हूँ। मुझे मेरी बहन का इलाज कराना था। अब तो वही मेरी ज़िंदगी का इकलौता सहारा है। अगर उसे भी मैं खो देती तो मैं किसके लिए जीती? मुझे मजबूरी में आकर ये फैसला करना पड़ा। आप लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? ये सब मेरी किस्मत में क्यों लिखा था भगवान ने? पहले मुझसे आपको, फिर पापा को मुझसे छीन लिया। दूसरी माँ ने घर से निकाल दिया। रिया के दिल का ऑपरेशन, और मेरे साथ मेरी दोस्त ने धोखा किया। क्यों हुआ ये मेरे साथ? ये सब क्यों हुआ? मेरे जीवन में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। दादाजी के मुझ पर बहुत एहसान है। उन्हीं के कारण आज मेरी बहन जिंदा है। मैं उनका अपमान नहीं कर सकती, इसलिए मैं शादी के लिए हाँ कह दी। मुझे नहीं पता था कि वह लड़का वही होगा जो उस रात मुझे होटल में मिला था। वह दोनों मुझसे बहुत नफरत करते हैं माँ। मैं कैसे रहूँगी उनके नफरत के बीच? पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? दादाजी ने तो मुझसे कहा है कि वह कागज़ भी फाड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो मुझ पर एहसान किया है उसका कर्ज तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। आप मुझे गलत मत समझना माँ, आपकी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बस मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं है। मुझे माफ़ कर देना माँ, माफ़ कर देना। और ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।